इंसान कोई टाटा कोई बड़ी कंपनी में काम करके, कोई हवाई जहाज की कंपनी में काम करके आएगा, अगर ठीक है, और हवाई जहाज की कंपनी में काम करके आएगा, वो जाके सड़क पे तो काम कर नहीं सकता, वो छोटा मोटा तो काम कर नहीं सकता, क्योंकि उस आपने वो तो सिखाया नहीं। मनोज जी, अभी बजट जो सत्र है वो चल रहा है और बजट पेश किया गया है। पूरा भारत इस बजट को लेकर काफी निराश दिख रहा है और मैं इसमें किसी की बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये सवाल जरूर लेना चाहूँगा, क्या इस बजट सत्र में, क्योंकि आप लगातार बुजुर्गों के बात उठा रहे हैं, EPF पेंशन, EPS 95 की पेंशन की लगातार मांग कर रहे हैं, फंड की मांग कर रहे हैं, तो सवाल ये लेना चाहूँगा, क्या लगता है कि इस बजट में कुछ बुजुर्गों के लिए है जो लगातार अपनी पेंशन की आस लगाए बैठे हैं कि उनको कुछ फंड मिलेगा? क्या इस बजट में से कुछ उनको मिला है? ये बजट में से बुजुर्गों को मिलना तो दूर, अरुण जी, इस बजट में बुजुर्गों को कुछ नहीं मिला। इस बजट में बुजुर्गों का मजाक और बनाया गया है। मैं बताऊंगा आपको कैसे मजाक बनाया गया है। पहले तो मैं बजट पे भी बहुत सारी बातें करूंगा और ये बात करूंगा कि 11 लाख की चेतावनी कहां तक पहुंची। देखिए, अब 11 लाख की चेतावनी, बहुत सारे लोग जग गए हैं, वो मुझसे फॉर्म मांग रहे हैं, मैं उनको भेज भी रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को, जो आप लोग हैं, वो लगातार 11 लाख की चेतावनी अभी खत्म नहीं हुई है। हमने इसका टाइम 31 तारीख तक बढ़ा दिया है। 31 जो इसी महीने की 31 जुलाई तक आप 11 लाख की चेतावनी भेजिए, क्योंकि सदन अभी भी चल रहा है, तो 11 लाख की आप चेतावनी भेज सकते हैं। भेजने का तरीका ये, लोग पूछते हैं कैसे भेजा जाएगा, तो मोटी मोटी बात यही है कि 11 लाख की चेतावनी भेजने के लिए एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर हम डिटेल भर रहे हैं, और डिटेल भरने के बाद आप लोग, मैं आपको फॉर्म व्हाट्सएप पे भी देता हूं, आप उसका प्रिंट आउट निकालते हो, उसमें अपनी डिटेल भरते हो। अगर 1000 से कम पेंशन है तो उसके पीछे आप अपनी बैंक स्लिप या कुछ लगाते हो, जो बैंक में या कहीं पेंशन आ रही है वो लगाते हो, और उसके बाद आप प्रधानमंत्री PMO को भेज देते हो। ये प्रोसीजर है। इसके बाद क्या हो रहा है अरुण जी, इसके बाद PM ने रजिस्टर करना शुरू किया। तो कंप्लेंट को क्या करा था, कुछ कंप्लेंट तो उन्होंने क्लोज कर दी, ये कहकर के हम ऑलरेडी ऐसी कंप्लेंट को उत्तर दे चुके हैं। लेकिन जब कंप्लेंट्स की संख्या ज़्यादा बढ़ गई तो PMO ने अलग तरीके से जवाब देना शुरू किया। उन्होंने ये जवाब देना शुरू किया कि कहा कि भाई कि हम अंडर प्रोसेस है, और रीजनल ऑफिस को भेज दिया गया। एक बात बताइए अरुण जी, आप, मैं बजट पे आऊँगा, आपकी बात बजट पे करूँगा, लेकिन मैं उससे पहले थोड़ा बता दूँ। एक बात, बड़ा सवाल उठा हमारे कि मैं अगर मैनेजर हूँ तो मैं, मैनेजर को ज्यादा पावर होती है कि जूनियर मैनेजर को होती है? मैनेजर। अच्छा अरुण जी, एक बात और बताइए, अगर प्रधानमंत्री को ज्यादा पावर है कि रीजनल EPFO के वर्कर को ज्यादा पावर है? PM को पावर है। लेकिन PM क्या कर रहे हैं, PM ने पहले तो क्लोज करने की कोशिश की, लेकिन अब वो क्या, रीजनल जो EPFO के सेंटर्स है ना, वहां पे कंप्लेंट को भेज रहे हैं और उनसे फोन करा रहे हैं और उनके जरिए जवाब दे रहे हैं। अरे भैया, कर पॉलिसी आपने बनानी है, पेंशन का मुद्दा आपने सुलझाना है, सब कुछ आपको करना है। वो जो बैठा हुआ है छोटा सा मैनेजर किसी EPFO में, वो क्या कर पाएगा, वो क्या दे पाएगा, उसके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तो इन्होंने दूसरा तरीका ये निकाला, लेकिन वो तरीका भी फेल होता चला गया। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में 11 लाख की चेतावनी पहुंच गई। तो जब वो तरीका फेल हुआ अरुण जी, तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अभी रजिस्टर्ड करना ही, मतलब वो इकट्ठा करते जा रहे हैं। जो कंप्लेंट आ रही है लाखों में, मुझे लगता है 1 आध लाख के करीब पहुंच गई होंगी कंप्लेंट, और 11 लाख का हमने लक्ष्य रखा था। 31 हमने तारीख और बढ़ा दी है कि 31 तारीख तक आप और कंप्लेंट भेजो। तो वो अब प्रधानमंत्री कार्यालय को समझ में नहीं आ रहा कि किसको क्या दें। देखिए, सब डाक से आई हुई हैं, सबका एक रजिस्टर्ड है सारी, उसमें आपको पता ही है कि सब उसमें सबका लेखा जोखा होता है और सब जवाब मांगेंगे। तो हमने इसको 31 तारीख तक और एक्सटेंड किया है कि 31 तारीख को दूसरे प्रोग्राम भी शुरू होंगे जंतर मंतर पे। तो तब तक आप लोग 11 लाख की चेतावनी भेजिए और पूरी ताकत से भेजिए, और इसको लाखों की जगह आप 11 लाख तक पहुंचा दीजिए अगर आपके पास वो क्षमता है। और फॉर्म लोगों को भेज दीजिए, लोगों को फॉर्म भरवाइए, और लोग फॉर्म भर रहे हैं, जो डरे हुए थे वो भी फॉर्म भर रहे हैं। अब हम आते हैं बजट पे। बजट में लोगों को क्या मिला? मोदी जी ने अपने सवाल में जवाब में कहा था कि भाई EPFO के पास पैसा नहीं है। ठीक है, यही कहा था ना उन्होंने, सबको आपने देखा था, यही कहा EPFO के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है, फंड की दिक्कत है। अगर सरकार के पास फंड की दिक्कत है, सरकार के पास पैसे की कमी है, सरकार के पास पैसा नहीं है, तो फिर ये 15,000 रुपए EPFO में जो नई नौकरी कर रहे हैं उनके अकाउंट में कैसे डाले जाएंगे? कौन डाल रहा है? उनको देने के लिए 15,000 रुपए क्या उन्होंने मांगा? जिन्होंने नहीं मांगा उनको सरकार 15,000 रुपए देने की तैयारी कर रही है।
कि पहली नौकरी लगेगी तो हम 15,000 हम देंगे। अरे भाई क्यों दोगे तुम 15,000? नौकरी में जो एम्प्लॉयर है वो देगा, तुम क्यों दोगे? तुम्हारे पास इतना फालतू पैसा है, कहाँ से आ रहा है वो पैसा? वो फालतू पैसा किसका पैसा है? वो फालतू पैसा इन बुजुर्गों का पैसा है। वो फालतू पैसा इन बुजुर्गों का है जिनको सरकार वापस डालेगी उनमें। जो लोग मांग नहीं रहे हैं, जिनको जरूरत नहीं है, जो अपनी नौकरी शुरू कर रहे हैं, उनको तो सरकार 15,000 दे रही है, और जो तड़प रहे हैं, जो अपना पैसा मांग रहे हैं, उनके पैसे का क्या उनको नहीं दे रही। तो पहला तो ये मजाक है सरकार का। दूसरी बात ये कहती है, ये करना क्या चाहती है सरकार? ये चाहती है कि ये ईपीएफओ के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाए। अभी 7 करोड़ लोग करीब कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सरकार ये चाहती है कि असंगठित क्षेत्र के भी लोग ईपीएफओ में आ जाए। फिर क्या होगी? उनका भी दोहन होगा, उनसे भी पैसा काटेंगे। ये एक दाना डाल रहे हैं उनको। दाना डालने का मतलब कि आप ईपीएफओ में रजिस्टर्ड करा लो। ये 10-15 हजार रुपये लेके क्या बोटी दे के, और कहते हैं गुड़ की कहते हैं क्या बोलते हैं, मछली को दाना डाल रहे हैं। मछली को 10-15 हजार का दाना डाल के क्या करेंगे? उनके भी पैसे कटने लगेंगे ईपीएफओ में। वो जो कर्मचारी आएंगे वो अगर रजिस्टर्ड हो जाएंगे ईपीएफओ में, उनके भी पैसे कटने लगेंगे, और फिर उनको भी एक तरीके से उनके पैसे के साथ भी वही ठगी हो जाएगी जो अब इन बुजुर्गों के साथ हुई है। कहने का मतलब ये, आज सरकार के ईपीएफओ में 7 करोड़ लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सरकार दाना डालकर इस ईपीएफओ में चाहती है कि 20 करोड़ लोग जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं वो भी आ जाएं, तो ये भी पैसा इकट्ठा हो जाए, और ये गरीब का, कमजोर का, मजदूर का, किसान का, बेटे का पैसा जो ईपीएफओ में जाएगा, उसके बाद सरकार फिर इनको किसको देगी? इनको किसको देगी? अडानी, अंबानी, ऐसे लोगों को दिया जाएगा, और फिर वो घाटा दिखा देंगे ईपीएफओ में। तो ईपीएफओ एक कहते हैं ना, पैसा छापने की मशीन बन गई है सरकार के लिए, जो लगातार पैसा छाप रही है। और इस बजट में भी ये साफ संकेत दिया गया है। बजट में ही, मैं आपने बजट का सवाल था, बजट में जिस तरह से 15,000 का दाना डाला गया है, वो इसीलिए डाला गया है कि और लोग ज्यादा आए ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट करें। मतलब ईपीएफओ देगा कुछ नहीं, लेने के लिए नए लोगों को जोड़ने के लिए दाना डालता जाएगा। फिर सरकार आंकड़े दिखाएगी, हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया, हमने उतने लोगों को रोजगार दे दिया। ये तो रही बात बुजुर्गों की। तो बुजुर्गों को, आप सबको कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि 31 तारीख तक 11 लाख की चेतावनी चल रही है। अभी हमने स्टॉप नहीं की है। जो लोग रह गए हैं वो फॉर्म ले लें कहीं से। फॉर्म नहीं लेंगे तो एक नंबर पे, आप सबको नंबर बताइए, फिर से मैं दोहरा देता हूँ, 8375009595। इस पर आप मुझे हाय लिखिए, हेलो लिखिए, राम राम लिखिए, जो सत श्री अकाल लिखिए, जो भी लिखिए, जिस तरह से सलाम लिखिए, जो भी आप भाषा में लिखिए, तो आप उधर से लिखेंगे कुछ तो मुझे पता लग जाएगा कि आपको फॉर्म चाहिए, मैं फॉर्म आपको भेज दूंगा। तो ये मोटी बात है कि 31 तारीख तक इसको और चलाइए। 31 तारीख के बाद हम बैठ के निर्णय करेंगे कि प्रधानमंत्री अगर संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उनको कैसे फिर आगे घेरा जाए। अब दूसरी बात मैं करता हूँ, एक बहुत बड़ी बात बजट की मैं और करता हूँ कि देखिए, बुजुर्गों की हमने बहुत बात की, ईपीएफओ की बहुत बात की, बजट की बात मैं करता हूँ। इस बजट में मिडिल क्लास को झुंझुना दिया गया है। मिडिल क्लास, ये जो जितने नौकरी पैसा इन्हीं के बच्चे हैं, उनको भी कुछ नहीं मिला। कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया गया है। जो युवा है, आईटी में है, जो कोर वोटर था बीजेपी का, कहते हैं मिडिल क्लास था, वो किसको वोट करता था? बीजेपी को, मोदी जी को वोट करता था। उनके साथ क्या किया इन्होंने? वो उसका जो वो म्यूचुअल फंड, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करता है? शेयर मार्केट में करता है, म्यूचुअल फंड में करता है। अब उस पर कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया, तो उससे क्या होगा? मुझे जहां तक पता है, शायद मैं सही हो सकता हूं, गलत हो सकता हूं, आप भी देखिए सरकार की नीति कि कितना टैक्स बढ़ाया। और वो टैक्स कैसे लगेगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे भी टैक्स लगेगा। अभी आपने कोई घर बेचना है, उस पर भी टैक्स लगेगा। तो ये मिडिल क्लास को कहीं छोड़ नहीं रहे हैं, उनका गर्दन दबा रखी है पूरी तरीके से। अच्छा, एक और चीटिंग, बहुत बड़ी चीटिंग इस बजट में हुई है, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। कैसे सरकारी पैसे की लूट हो रही है, कैसे हमारे आपकी गाड़ी कमाई उद्योगपतियों को दी जा रही है, उसकी बानगी भर है। सरकार ने, निर्मला सीतारमण जी आई, उन्होंने एक बात कही। क्या बात कही मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा 1 करोड़ लोगों को हम क्या करेंगे? हम रोजगार देंगे। बड़ी बड़ी 500 कंपनियों के अंदर हम रोजगार देंगे। वो 1 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, 1 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाकर 1 साल तक उनसे काम कराएंगे। कितने रुपए में काम कराएंगे अरुण जी? कितने रुपए में काम कराएंगे? 5,000 रुपए में। अगर आप अभी चाय की दुकान पे भी जाओगे तो आपको 8 से 10,000 रुपया मिल जाएगा काम करने का। अगर किसी ठेले पे भी काम करोगे, बर्तन धोने का भी काम करोगे, तो आपको 10,000 रुपया मिल जाएगा, 12,000 मिल जाएगा। कहीं किसी लाला की दुकान पे काम करोगे तो 15,000 तक मिल जाएगा। लेकिन इन बड़ी बड़ी फॉर्चून कंपनी में आप जाके काम करोगे, क्या काम करेंगे? लोकल जो सीखेंगे ट्रेनिंग में, कितने दिन में? 1 दिन में सिखा दोगे, 2 दिन में। अनस्किल्ड वर्कर के लिए भी एक तरीका, मतलब एक वेजेज है
एक वो है अनस्किल्ड जो वर्कर होते हैं, उनके लिए भी एक पैसा निर्धारित है। उस पैसे से भी कम 5,000 रुपया रोज, यानी 150 से पौने 5,000 रुपया महीना, यानी 150 से पौने 200 रुपए के करीब, आप मान लो 150 रुपए के लगभग, मान लो 150 से थोड़ा ज्यादा। वो जाएगा भी, वहां आएगा भी, तो उसका तो किराए भाड़े में ही खर्च हो जाएगा, मोबाइल में ही खर्च हो जाएगा 5,000 रुपया। यानी फ्री फंड में देश की 500 बड़े उद्योगपतियों को, देश के 1 करोड़ युवाओं को दे दिया गया कि जाओ इनका एक्सप्लॉइटेशन कर लो। अब अच्छा, मैं मान लेता ये फैसला तब भी अच्छा होता कि 1 साल बाद वही कंपनी, सपोज करिए कि कोई सरकारी कंपनी है, टाटा की कंपनी है, टाटा कार बनाने वाली कंपनी है, वो फॉर्च्यून कंपनी 500 कंपनियों में से एक हो सकती है, कोई मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, उसमें आपने 1 साल काम किया। 1 साल काम करने के बाद 1 साल तक तो आपने उसी कंपनी में काम किया, तो वो कंपनी रखेगी नहीं आपको, वो एक कागज पकड़ा देगी कि तुमने 1 साल तक हमारे पास बेगारी की है, जिसे अप्रेंटिस का नाम दे रहे हैं। बेगारी करने का मतलब है यार, अगर इतना ही आपने काम सिखाया था तो उसे 1 साल, तो उसे अपनी नौकरी दो। नौकरी नहीं देंगे। 1 साल के बाद 1 करोड़ लोगों की फौज सड़क पर घूम रही होगी, और वो ये अप्रेंटिस ये लेके घूम रही होगी, ये प्रमाण पत्र लेके घूम रही होगी कि हमने 1 साल काम किया, हमने सीखा है। अब ये बताओ, कोई टाटा में काम करके पकौड़े तो बेचेगा नहीं, कोई बड़ी कंपनी में काम करके, कोई हवाई जहाज की कंपनी में काम करके आएगा, अगर ठीक है, और हवाई जहाज की कंपनी में काम करके आएगा, वो जाके सड़क पे तो काम कर नहीं सकता, वो छोटा मोटा तो काम कर नहीं सकता, क्योंकि आपने वो तो सिखाया नहीं, स्वरोजगार तो सिखाया नहीं, आपने कंपनियों को जड़ खरीद, इनको गुलाम बना दिया। ये जो ट्रेनिंग होगी, ये स्पेसिफिक कंडीशंस में ही काम कर पाएंगे, ये बड़ी कंपनी में ही कर पाएंगे, और बड़ी कंपनी में जॉब होगी नहीं, और होगी भी तो वो अपनी शर्तों पे कहेंगे, फिर वो नई शर्त करा देंगे, क्योंकि फिर वो 1 करोड़ लोग ले लेंगे उनका, अगली साल फिर कहेंगे 1 करोड़ लोग हो जाओ। जब उनका फ्री में ही काम चल रहा है तो वो क्यों नई नियुक्तियां करेंगे, वो ऐसे ही फ्री की लेबर कराते रहेंगे। ये तो एक तरह से हमारे देश के रोजगार, जो युवा लोग हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन है। और मजे की बात और देखिए अरुण जी, इसमें मजे की बात यह है कि जो 1 करोड़ लोग हैं, उनको किसी कंपनी को पैसा नहीं देना है, उनको जो 5,000 रुपए भी देने हैं, यानी 60,000 रुपया साल, 5,000 रुपए से 60,000 रुपये साल वो सरकार देगी। और सरकार किसको देगी? उनको देगी, काम करेंगे प्राइवेट कंपनी में, और पैसा देगी सरकार। किसका पैसा होगा? हमारे और आपके बजट का पैसा। तो यानी कि 60,000 करोड़, अगर 1 करोड़ लोग हैं और 60,000 हो गया, तो 1 करोड़ लोगों को देगी, और 1 साल का 60,000 हो गया, तो 60,000 करोड़ लगभग 50,000 करोड़ से तो ऊपर ही होता है, 1 लाख करोड़ से कम होता है। इतना बड़ा बजट सीधे प्राइवेट सेक्टर को गिफ्ट कर दिया गया है। 60,000 करोड़ तो सरकार दे रही है हमारे टैक्स के पैसे का, प्राइवेट सेक्टर को 500 बड़ी कंपनियों में 60। ये पैसे की बंदरबाट है, ये पैसे की लूट है। लेबर कर रहा है वहां पे, देखो 60,000 करोड़ तो सरकार से ले लिया कंपनियों ने, उद्योगपतियों ने, और बाकी उनको फ्री की लेबर मिल गई। क्योंकि कितना सिखाएंगे भाई, 3 दिन सिखाएंगे, काम तो लेंगे ही उनसे। जब 5,000 रुपए देंगे तो 5,000 रुपए सरकार देगी, तो काम तो फ्री तो बैठाएंगे नहीं। कोई ट्रेनिंग स्कूल तो चलाएंगे नहीं कि भाई ट्रेनिंग है, उनको लाइव ट्रेनिंग होगी, काम करके सीखो, और काम करा लेंगे फ्री में। यानी मजदूर भी ठग गया, देश की जनता भी ठग गई, और युवा भी ठग गया, किसी को कोई रोजगार नहीं मिला। और 1 करोड़ लोगों की जो फौज खड़ी हो जाएगी, वो नकारा हो जाएगी। नकारा इसलिए हो जाएगी कि जॉब तो उसको मिलने वाली नहीं, 1 करोड़ जॉब तो है नहीं इन 500 कंपनियों में, और होंगी भी तो ये देंगे क्यों? क्योंकि फिर से इनको वर्कफोर्स मिल जाएगा 1 करोड़ का अगली साल, नए लोग तैयार हो जाएंगे सीखने के लिए। तो ये जो नकारा बनाने की 1 साल और ये बर्बाद करने की कोशिश है, ये बहुत ही दर्दनाक है। और मैं तो इसको देख रहा हूँ किस तरह, मैं जंतर मंतर पे देखता हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं, अप्रेंटिस करके आते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग करके आते हैं रेलवे में। अब रेलवे कहती है हम एग्जाम लेंगे, एग्जाम के जरिए तुम्हें लेंगे। अरे भाई, तुमने एग्जाम ही लेना था तो 1 साल तुमने मुझे सिखाया क्या? 1 साल सीखने के बाद भी नौकरी की कोई सियोरिटी है नहीं। तो मैं लगातार ये मोटी बात कहता जा रहा हूँ आपसे, ये जो जिस तरह से ये बजट आया है, ये युवा विरोधी है, ये बुजुर्गों के विरोधी है, और ये देश के पैसे को उद्योगपतियों को गिफ्ट कर देने के लिए है, देश के लोगों को बेरोजगार बनाने के लिए। लोग कह रहे बड़ा अच्छा बजट है, बड़ा अच्छा बजट है, सरकार ने 60,000 करोड़ दे दिया। अरे भाई, किसको दे दिया सरकार ने 60,000 करोड़? सरकार ने 60,000 करोड़ देश की 500 प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को दे दिया, क्योंकि अभी तक जहां तक मुझे जानकारी है PSUs इसमें नहीं है। तो सरकार अपनी जो सरकारी कंपनी है उनमें ये लेबर भी इस्तेमाल नहीं करेगी, ये सब प्राइवेट सेक्टर में लेबर इस्तेमाल होगी। फ्री की 1 साल की लेबर मिल गई इन प्राइवेट सेक्टर्स को, सरकार पैसा दे देगी उनको, और उसके बाद ये प्राइवेट सेक्टर वाले एक
कागज का टुकड़ा पकड़ा देंगे, तुमने हमारे यहाँ काम किया। अरे एहसान कर दिया, काम किया तो पैसा भी नहीं दिया, सिर्फ एक सर्टिफिकेट दे दिया, और सर्टिफिकेट को लेके कहाँ जाऊं? अरे आपके यहाँ काम किया, आप ही के काम का नहीं हूं तो दूसरा क्या रखेगा मुझे? अगर जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वो जो सर्टिफिकेट दे रही है वही मुझे एब्जॉर्व नहीं करेगी या उसी की लायबिलिटी नहीं है, तो मैं दूसरा कैसे ले लेगा भाई मुझे? बहुत बड़े सवाल हैं इसमें। और मतलब लोग पता नहीं क्यों इस बजट को अच्छा बता रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये तो विनाशक बजट है। ये बजट ऐसा है जो युवाओं को ठग रहा है, देश की जनता को ठग रहा है, टैक्स के पैसे को ठग रहा है। और कौन है ये जेएनयू से पड़ी हुई निर्मला सीतारमण? क्या है इनकी बुद्धि? मुझे लगता है ये जानबूझ के सोची समझी साजिश है, देश में लोगों की, बेरोजगारों की फौज खड़ी कर देना और फिर लोगों को लड़ा देना। अब बुजुर्गों को ये, युवाओं को ये लगेगा कि बुजुर्गों को पेंशन दे देंगे तो बुजुर्गों का पैसा चला जाएगा। बुजुर्गों को ये लगेगा एक दूसरे से जनता लड़ जाएगी, भिड़ जाएगी, टकरा जाएगी, और टकरा के देश के अंदर एक गृह युद्ध जैसी कहीं स्थिति ना हो जाए, बहुत बुरा माहौल ना हो जाए। डर लगता है, ऐसा डर लगता है कि भाई होगा क्या, क्योंकि बुजुर्गों को तो ये कुछ दे ही नहीं रहे हैं। बुजुर्गों को तो बार बार लाइन में खड़ा कर दिया है, बुजुर्गों को तड़पा रहे हैं, बुजुर्गों को इतनी बुरी तरीके से कह रहे हैं, इंडेक्स में, लिविंग इंडेक्स की भी बात नहीं कर रहे हैं, 1000 रुपए देते हुए 250, संसद में सवाल पूछ रहे हैं, 250 रुपए 500 रुपए की बात हो रही है। अरे भाई 250-500 रुपए में जीवन नहीं चलता है, यही मोटी बात दोहराई जा रही है, और बुजुर्गों को कुछ नहीं दे रहे। फिर से मैं दोहरा देता हूं आपको, 11 लाख की चेतावनी 31 तारीख तक हम लोगों ने एक्सटेंड कर दी है। 3-4-5 दिन और है, जितना कर सकते हो करो, फॉर्म भेजो, मोदी जी को भेजो, और मोदी जी से कोशिश करेंगे हम, मोदी जी से। मैंने 3 पॉइंट बताए आपको, ये पॉइंट दिमाग में रखना। कोई भी आपसे बजट के बारे में कहे कि अच्छा बजट है तो उनको बताना ये बजट युवा विरोधी है, ये बजट बेरोजगारी बढ़ाने वाला बजट है, ये नकारा बनाने वाला बजट है, ये बजट ईपीएफओ की काले कारनामों के जरिए पैसा इकट्ठा करने का बजट है, ये ईपीएफ का जाल फेंककर नए लोगों को ईपीएफ में जोड़ के उनके शोषण करने का, उनके पैसे को खींचने का बजट है, ये दाना डालने का बजट है, नए लोगों को 10-15 हजार रुपया देके ईपीएफओ में रजिस्टर्ड करने का बजट है। क्योंकि ईपीएफओ के अंदर इनकमिंग बहुत ज्यादा करना चाहते हैं ये, और आउटगोइंग ये चाहते हैं कुछ देना ही ना पड़े। इनका बस चले तो ये अपने सामने से खून पी लें जनता का, और देने की बात आए तो अपने पसीने की एक बूंद भी ना दें। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि ये सरकार सही कर रही है, या सरकार के जो पॉलिसी मेकर हैं ये जनता के साथ विश्वासघात या चीटिंग नहीं कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि जनता के साथ बहुत बड़ा छल कर रहे हैं, छलावा कर रहे हैं। आपको जो भी लगता है कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट बहुत कीमती हैं। उन्हें ही पढ़कर मुझे आपसे बात करने का नया मुद्दा मिलता है, नया विषय मिलता है। आज बजट पे बात की, आज बुजुर्गों पे बात की, आपको कैसा लगा जरूर लिखिए, और 31 तारीख तक जो मैंने कहा है उसे करिए। देखते रहिए मिनी संसद।